ओके। तो हमने जो है जो पैटर्न मैंने आपको बताया था कि तीन सबक के फिर हम हिस्सा सलामकुम नज़म। सर। वालेकुम सलाम। तीन सबक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम दो नज़में पढ़ेंगे, एक गज़ल पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद वापस हम असबाक की तरफ आ जाएंगे। तो फॉलोइंग द सेम पैटर्न वी आर बैक टू असबाक। और आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4, और इसका उन्वान यानी इसका टाइटल है दहलीज। और इसको लिखा है अमजद इस्लाम अमजद ने, जिनकी वेरी रिसेंट इनकी डेथ हुई 2023 में। और 1944 में ये पैदा हुए थे। और आई मीन आई हैव द ऑनर ऑफ मीटिंग हिम 3 to 4 times। 3-4 दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात हुई है। लाहौर में हर साल पैज मेला होता था और उस पे ये आया करते होते थे। और जब हम लाहौर में पढ़ते थे, जब मैं एफएससी कर रहा था, तो उस दौरान भी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट जो बुक फेस्टिवल्स होते थे, किताब मेले होते थे, उस पर भी ये आया करते होते थे। और जब एफसी कॉलेज में हम पढ़ रहे थे, तो उस दौरान हमारे अपने एफसी कॉलेज के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शंस हुआ करते होते थे, उस पे भी ये तशरीफ़ लाया करते थे, मुशायरों में भी आया करते होते थे। तो एक बड़ी सॉफ्ट सी पर्सनालिटी और बड़े मज़े के शख्स थे। शायर भी थे। इनकी शायरी भी बड़ी मशहूर और बड़ी मज़े की इनकी शायरी है। और इन्होंने कुछ शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी, इन्होंने कुछ ड्रामास भी लिखे। और ये जो दहलीज है, इसके ऊपर किसी ज़माने में पीटीवी के ऊपर एक बाकायदा ड्रामा भी चला था, दहलीज के नाम से ना। वो शायद हो सकता है कि आप अगर यूट्यूब पे देखें तो आपको शायद दहलीज ड्रामा जो है वो आपको मिल भी जाए। अच्छा, अब इसके हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं, वो मैं आपको ज़रा इब्तदा में ही बता देता हूँ कि ये जो ड्रामा है, ये काफ़ी लंबा ड्रामा है। ठीक है। और इसमें से कुछ सेलेक्टेड सीन्स, ठीक है, जैसे आप कोई ड्रामा देखते हैं तो ड्रामे में आपने देखा होगा, ये जैसे आप अगर टीवी के ऊपर कोई ड्रामा देख रहे हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें सीन्स तब्दील होते रहते हैं। एक सीन आता है जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ किरदार हैं, उनके दरमियान कुछ बातचीत होती है या कुछ वहाँ पे एक्टिंग होती है। और उसके बाद फिर सीन तब्दील होता है, मंजर तब्दील होता है। और एक कहानी जो है वो एक दूसरे मंजर की तरफ चली जाती है। और इस तरीके से मंजर मंजर मिलकर, सीन सीन मिलकर एक पूरी स्टोरी जो है, पूरी कहानी जो है वो वजूद में आती है। तो ड्रामा जो होता है, जैसे आप कोई भी टीवी के ऊपर भी अगर आप कोई ड्रामा देख रहे होते हैं, तो आप जब जैसे ड्रामा शुरू होता है तो सबसे पहले आपको उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो बताए जाते होते हैं। ठीक है। यानी ड्रामा जब शुरू होता है तो सबसे पहले आपको उसके किरदार बताए जाते हैं, और फिर उसके बाद आपको उसका जो ओपनिंग सीन होता है वो बताया जाता है। ठीक है। और उसके बाद फिर कहानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये जो आपका शामिल निसाब यानी आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड जो ड्रामा है, उसके सबसे पहले हम किरदार देख लेते हैं कि इस कहानी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो इसमें रहमान नाम का एक बंदा है, जो कि एक दूसरे किरदार अहमद अली का एक प्लाजा बन रहा है, और उसके उसका नक्शा बनाने वाला जो शख्स है, जो उसका जो नक्शा नवेश है, या आप कह सकते हैं कि उसका जो आर्किटेक्ट प्लानर है, उसका नाम है रहमान। फिर उसके बाद अहमद अली है, जो कि एक कारोबारी शख्स है, जो एक नए प्लाजा की तामीर कर रहा है, एक नया प्लाजा जो है वो बनवा रहा है। फिर उसके बाद आबिद है, जो कि अहमद अली का बेटा है, जो कि हर जायज़ नाजायज़ तरीके से अपने रिश्ते के चचा फ़कीर अली का मकान खाली कराने का ख्वाहिशमंद है। यानी कि उनका उनके उनके उनका कोई मकान है जिसमें उसका चचा जो है, फ़कीर अली नाम का एक शख्स है, जो वहाँ पे किराए पे रह रहा है। ठीक है। और फ़कीर हुसैन जो है वो इस कहानी का अगला किरदार है, जो कि अहमद अली का रिश्ते का भाई है। यानी आप यूँ समझ लें कि अहमद अली, यानी दो भाई हैं, और एक भाई जो है वो दूसरे भाई के मकान में किराए पे रह रहा है। ठीक है। जो फकीर अहमद है, ये अहमद अली का रिश्ते का भाई है, जिसने सारी जिंदगी कनात, ठीक है, यानी कि कनात का मतलब होता है सब्र शुक्र, और खुददारी में गुजारी। खुददारी का मतलब होता है कि वो शख्स जो जो अपने वसाइल के ऊपर ही जिंदगी गुजारते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी से कोई भीख नहीं मांगते, किसी से किसी किस्म की कोई फेवर्स नहीं लेते। तो ऐसे लोगों को हम लोग खुददार लोग बोलते हैं। ठीक है। और किसी नाजायज बात पर उसने कभी भी समझौता नहीं किया, यानी किसी इलीगल बात पे उसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कोई उसने जो है वो मुनाफकत नहीं की। ठीक है। कोई उसने
समझौता जो है वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ कोई नहीं किया। फिर सईदा है जो कि फ़कीर हुसैन की बेटी है, और अख्तर है जो कि फोर्थ ईयर का तालिब इलम है, लेकिन वसाइल ना होने के बायस, यानी कि पैसा, रिसोर्सेज ना होने की वजह से जिसको कॉलेज छोड़ना पड़ता है। ठीक है। तो ये इस कहानी के कुछ किरदार हैं। ठीक है। और इसके बाद अब हम चलते हैं कहानी के ओपनिंग सीन की तरफ। अब कहानी जब शुरू होती है तो इसका जो जिसको एक तरह से कह लें कि जिस तरह एक कॉन्टेक्स्ट आपको सबसे पहले बताया जा रहा है। अहमद अली जो है वो शहर में एक नए प्लाजे की तामीर का मंसूबा बना रहा है। अब आपको पता है कि आपकी किताब के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइपिंग के भी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये यहाँ पे नसूबा लिखा हुआ है, जबकि ये लफ्ज़ क्या है, मंसूबा। अहमद अली जो है वो शहर में एक नए प्लाजे की तामीर का मंसूबा बना रहा है। रहमान जो है जो कि नक्शा बनाने का एक्सपर्ट है, वो उसे प्लाजे के मुतालिक ब्रीफिंग देने आता है। और दौरान गुफ्तगू ये बात सामने आती है कि अगर प्लाजे से मुल्हक प्लाजे से जुड़ी हुई मकान की 500 गज जमीन मुयस्सर आ जाए, यानी वो जैसे नक्शा बना रहे थे ना, आपको होता है कि यार अगर ये इतनी जगह और होती तो ये नक्शा बहुत मजे का बन जाता। तो रहमान ये कहता है कि अगर प्लाजे से मुल्हक मकान की 500 गज जमीन मुयस्सर आ जाए तो एक अदद सिनेमा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर तामीर हो जाएगा। अब इत्तेफाक से जो मतलूबा जमीन है, यानी कि जो जमीन उनको चाहिए है, उस पर बना मकान जो है वो अहमद अली के करीबी अजीज, यानी उनके करीबी रिश्तेदार फकीर हुसैन का होता है। यानी कि वो एक तरह से कह लें कि उसके रिश्ते का, उसका जो भाई है फकीर अली, उसका वो मकान होता है। अब अहमद अली जो है वो अपने भाई के मिजाज से वाकिफ है। ठीक है, मुझे उसको पता है कि मेरा भाई जो है ये तो कोई दो नंबर काम नहीं करता। इसलिए मामले को सुलो जुई से जैसे हम कहते हैं ना यार, सुलो सफाई से कर लेते हैं कि बातचीत करके मसले को हल कर लेते हैं। इसलिए मामले को सुलो जुई से हल करने की गरज से बरसों बाद, इसका मतलब है कि वो पहले उसका उसके पास उसके घर आना जाना भी नहीं है, तो लेकिन अब उसको काम है, तो इस अपने काम की गरज से, अपने काम की वजह से बरसों बाद, कई सालों बाद वो फकीर हुसैन के घर जाता है, जहां पर उसे पता चलता है कि फकीर हुसैन का जो बेटा है वो माली तंगदस्ती की वजह से, यानी कि पैसे ना होने की वजह से पढ़ाई छोड़ चुका है। फकीर हुसैन और उसके अहले खाना को, यानी उसके घर वालों को खाने की दावत देकर अहमद अली जो है वो वापस घर आ जाता है। यानी वो उनके घर जाता है और उनको कहता है कि आप हमारे घर खाने पे आए, उनको बुला के वो वापस आ जाता है। और इसी दौरान अहमद अली का बेटा आबिद अपनी तमाम तर हट धर्मी बोलते हैं जिद को, जोर जबरदस्ती से मकान लेने की जिद करता है। यानी कि अब वो जो अहमद अली है जो कि लैंडलॉर्ड है या एक अमीर आदमी है, उसका बेटा कहता है कि आप एवी बाबा, आप एवी जाके उनकी मिन्नतें कर रहे थे, हम इनसे जबरदस्ती खाली करवा लेते हैं, ये वो इस तरीके की वो बातें करने लग जाता है। अहमद अली जो है वो इशारों किनायों में, मतलब वो जैसे हम कहते हैं ना कि आप किसी आदमी को इनडायरेक्टली एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो अहमद अली जो है वो इशारों किनायों में फकीर हुसैन को मकान बेचने का कहता है, और बदले में शहर में किसी बेहतरीन जगह पर रिहाइश का बंदोबस्त करने की पेशकश करता है। मतलब वो उसको इनडायरेक्टली कहता है कि जी आप ये मकान खाली कर दें, आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपका गुजारा भी नहीं हो रहा, आपका बेटा भी जो है ना वो उसकी भी स्कूल का मसला है, तो आप फलां जगह पे शिफ्ट हो जाए ना, आपको पैसे भी मिलेंगे। मतलब उसको एक तरह से ना लालच दे के किसी तरीके से उसको वो राजी करने की कोशिश करता है कि वो किसी तरीके से वो जगह जो है वो अहमद अली को मिल जाए। अब ये इसका पूरा सारा का सारा क्या है, कॉन्टेक्स्ट है। अब यहाँ से असल कहानी जो है वो शुरू होती है। और जो ड्रामा होता है ना, उसका जो स्टाइल होता है ना बेटा, वो बेसिकली डायलॉग्स की सूरत में होता है। यानी कि वो कुछ किरदार हैं जो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, उनके दरमियान एक गुफ्तगू चल रही होती है, और उस गुफ्तगू के थ्रू ही आपको पूरी कहानी जो है वो मुसन्निफ समझाने की कोशिश करता है। आपने पहले भी डेफिनेटली, आप 11th में हैं तो आपने 9th और 10th के अंदर भी आपने कुछ ड्रामाज जो हैं वो डेफिनेटली आपने पढ़ रखे होंगे। तो रहमान जो है वो एक मकाम पर उंगली रखते हुए, मतलब वो उसके पास नक्शा होगा ना, उसके पास पूरा मैप होगा, तो वो कहता है कि ये देखिए, ये पैसेज मैंने इस तरह रखा है कि हर ब्लॉक का
कवर्ड लैंड भी मुतासिर ना हो, और हमें हर फ्लोर पर 100 गाड़ियों की पार्किंग पे मिल जाए। यानी वो उसको नक्शा समझा रहा है कि जी मैंने रास्ता दरमियान में इस तरीके से रखा है कि जो डिफरेंट प्लाजे के अंदर जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, उनका जो उनकी जो कवर्ड लैंड होती है, कवर्ड लैंड से मुराद है कि जहाँ पे आप वो कमरे वगैरह या प्लॉट्स अपार्टमेंट्स वगैरह बनाते हैं। तो कहता है कि मैंने दरमियान में रास्ता इस तरीके से रखा है कि जो ऊपर से जो कवर्ड लैंड है वो भी मुतासिर ना हो, और हर फ्लोर पर हमें 100 गाड़ियों की पार्किंग भी मिल जाए। मतलब इसका मतलब ये है कि वो काफी बहुत बड़ा प्लाजा जो है वो बना रहा है। अहमद कहता है गुड। और अहमद अली जो है वो समझने के अंदाज में सर हिलाता है, और इसी दौरान जो है वो कहता है कि ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर की तरफ 3 टर्न है और हर टर्न के साथ पार्किंग है। इसी तरह 3 टर्न बाहर की तरफ हैं जो कि एग्जिट के पैसेज में खुलते हैं। यूँ समझिए कि ये एक तरह से वन वे ट्रैफिक सिस्टम बन जाएगा। अब ये दर हकीकत क्या है, ये आप यूँ समझ लें कि वो उसको जो प्लॉट की निटी ग्रिटीज हैं, या जो प्लाजे की जो निटी ग्रिटीज है वो समझा रहा है। कि मतलब वो उसको बता रहा है कि जी ये हर तरफ से अंदर की तरफ 3 टर्न है, कि अंदर आने के 3 रास्ते हैं, और इधर से आप एंटर होंगे तो इधर से निकल जाएंगे। यानी कि ये एक तरह से वन वे ट्रैफिक सिस्टम बन जाएगा। अच्छा, अहमद जो है वो आगे से फिर कहता है गुड। और फिर वो इसी तरीके से जो रहमान है वो एक दूसरी जगह पे उंगली रखते हुए कहता है कि अच्छा ये कैफेटेरियाज अब यहाँ आ गए, मतलब अहमद कह रहा है। कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है, कैफेटेरियाज यहाँ आ गए, ये बेहतर है, अब फासला हर तरफ से कम हो गया। ये सिनेमा के लिए जगह कुछ कम नहीं है। मतलब वो आपस में ना, जिस तरह जस्ट इमेजिन के दो लोग हैं जो कि आपस में इस तरीके की जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो रहमान कहता है कि इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की है अहमद साहब, सेकंड फ्लोर पर इससे ज्यादा की गुंजाइश मुमकिन नहीं, और यूं भी मेरे ख्याल में सनमा जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर ही होना चाहिए। तो अहमद जो है वो अपने बेटे को इन्वॉल्व करता है और कहता है कि तुम्हारा क्या ख्याल है आबिद। आबिद कहता है कि रहमान साहब ठीक कह रहे हैं डैडी। एक तो हमारी पब्लिक अभी उस तरह के सिनेमा, इस तरह के सिनेमा की आदी नहीं है, और फिर सेकंड फ्लोर पर सिनेमा हॉल बनाने से पूरे फ्लोर की जो मार्केट है वो मुतासर होगी। अहमद आगे से कहता है लेकिन ग्राउंड फ्लोर पर सिनेमा के लिए जगह कैसे निकल सकती है। ठीक है, असल फार्मिंग तो यहीं से होनी है। अब फार्मिंग क्या होती है कि असल जो आप कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन है वो तो यहीं से स्टार्ट होगी। तो रहमान जो है वो नक्शे के किनारे पर उंगली रखते हुए कहता है कि अगर मुझे 500 गज जमीन पे मिल जाए तो मैं आपको सिनेमा हॉल जो है वो ग्राउंड फ्लोर पर दे सकता हूँ, बगैर किसी चीज को डिस्टर्ब किए। तो अहमद जो है वो इश्तियाक से मतलब कि शौक से, मतलब जैसे ना आप एक बड़े इंटरेस्टिंगली किसी को देखते हैं इंटरेस्ट लेके, तो उसे कहता है कैसे। तो रहमान आगे से कहता है कि ये देखिए, यहाँ हमने पार्किंग के लिए एक ब्लॉक छोड़ा है, तो अगर इसके साथ ये टुकड़ा और मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि काम बन जाएगा। अच्छा, अब अहमद आगे से कहते हैं ये गोदाम का एरिया है ना। रहमान कहते हैं जी। अहमद कहता है कि इसके साथ तो फकीर हुसैन का मकाम है। और अब उसका बेटा आगे जो कहता है तो क्या हुआ, उनसे खाली करवा लेंगे। अहमद कहता है खाली, हाँ मगर वो जरा खर दिमाग किस्म का आदमी है। खर दिमाग किस्म का, जरा वो टेढ़े दिमाग का आदमी है। अच्छा, शारिफ इज आस्किंग कि सर जिस तरह इस मुकालमे में इंग्लिश लिखी हुई है, तो इस तरह हम अपने पेपर्स में मुकालमा निगारी में इंग्लिश वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, आप अवॉइड करें। आप कोशिश करें कि अवॉइड करें। ठीक है, कोशिश करें कि अवॉइड करें, एक आधा लफ्ज जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है फैसल, यू आर राइट। शायद यहाँ पे अर्निंग अर्निंग का वर्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, असल अर्निंग तो यही से होनी है, कि मतलब वो कह रहा है कि असल जो पैसे हैं वो तो हमने यहीं से कमाने हैं। असल पैसा जो है वो तो हमने सैनमा से कमाना है। ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, अहमद कहता है कि हाँ यार उसे खाली तो करवा लें, लेकिन वो बड़ा खर दिमाग किस्म का आदमी है, यानी कि बड़ा वो उल्टे दिमाग का आदमी है। तो आबिद कहता है कि मतलब चूंकि उसका बेटा है ना वो एक स्पॉइल्ड किड है, कहता है कि खर दिमाग को हैंडल करना मुझे खूब आता है। आप उनसे बात करें, अगर आराम से माने तो ठीक है, वरना मतलब वो कहता है कि वरना फिर मैं, मतलब सिद्धू मूसे वाला की तरह मैं जाऊंगा और मैं जाके जी खाली करवा लूंगा। ठीक है। तो रहमान जो है वो उसकी तरफ हैरत से देखता है। मतलब वो नक्शा बनाने वाला है ना, वो तो उसका तो काम है, वो कहता है कि यार ये कोई गुंडा टाइप लोग तो नहीं है। तो आबिद जो है वो बात का अंदाज बदलता है, और वो कहता है कि मेरा मतलब है कि अगर वो अजीज रिश्तेदार होकर हमारा लिहाज नहीं करते तो हमें भी हक है कि
मतलब कि हम भी फिर थोड़ा सा उन पर सख्ती शक्ति कर देंगे। रहमान कहता है कि देखिए जनाब, अगर आप लिटिगेशन के चक्कर में पड़ गए तो बात लंबी हो जाएगी। लिटिगेशन का मतलब होता है कोर्ट कचहरी के मामला। मतलब अगर आप जो है वो किसी कानूनी चक्कर में पड़ गए, ठीक है, अगर आप किसी कानूनी चक्कर में पड़ गए तो फिर बात जो है वो क्या हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता ही है फिर कोर्ट कचहरी में क्या होता है। ठीक है, फिर वो बात जो है वो खामखा में जो है वो फैलती जाएगी। मतलब अगर आप लिटिगेशन से मुराद ये है कि अगर आप किसी कानूनी चक्कर में, किसी लीगल प्रोसीजर में अगर आप पड़ गए तो फिर आपके लिए बात जो है वो क्या हो जाएगी, वो लंबी हो जाएगी। सो दैट्स व्हाट ही बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से। वो कह रहा है मतलब कि यार आप किसी लड़ाई फसाद में, किसी इस तरह के चक्कर में आप ना पड़े। तो आबिद कहता है कि ये जिनका मकान है हमारे रिश्ते के चचा होते हैं, इंशाल्लाह हम कोर्ट वगैरह के चक्कर में पड़े बगैर उनसे मामला सेटल कर लेंगे, क्यों डैड? तो अहमद कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन मैं फिर अर्ज करूंगा कि कोर्ट वगैरह के चक्कर में ना पड़िएगा। जमीन से बेदखली के मुकदमात बरसों तक चलते रहते हैं। अब ये लाइन है किसकी? ये लाइन है रहमान की। ये रहमान की लाइन है। रहमान कह रहा है कि ये तो ठीक है, लेकिन मैं भी फिर भी अर्ज करूंगा कि कोर्ट वगैरह के चक्कर में ना पड़िएगा। तो अहमद कहता है कि जी हाँ, मुझे अंदाजा है इस बात का। अब उसका बाप है ना, तो वो जरा थोड़ा सा कूल एंड काम होके बात कर रहा है। तो रहमान जो है वो नक्शे वगैरह समेट कर ब्रीफकेस में रखता है और कहता है अच्छा खुदा हाफिज। तो अहमद जो है वो दरवाजे तक जाता है और कहता है खुदा हाफिज। रहमान चला जाता है और अहमद जो है अ, वो आबिद की तरफ यानी अपने बेटे की तरफ मुड़ता है, करीब आता है और कहता है कि तुम्हें रहमान के सामने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। मतलब वो अब्बा जो है ना वो अब बेटे की क्लास ले रहा है। तो आबिद कहता है सॉरी डैडी, दरअसल लेकिन एक बात तय है कि चचा फकीर हुसैन को वो जगह छोड़नी होगी, हमें उन्हें इसके बदले में। अब ये यहाँ पर आकर वो अभी बात मुकम्मल ही कर रहा होता है कि वो बात दरमियान में कट जाती है। अहमद कहता है कि तुम फकीर हुसैन को नहीं जानते बेटा, वो बड़ा अजीब किस्म का आदमी है। अब देखो सारी उम्र उसने पोस्ट मास्टरी, यानी पोस्ट मास्टर बोला जाता, ये बेसिकली ना पोस्ट ऑफिस के अंदर ना एक एक पोस्ट होती है। पोस्ट मास्टर से मुराद ये है कि एक छोटा सा मुलाजिम। जब आप कभी आप जाए ना डाकखाने में, पोस्ट ऑफिस में जाएं, तो वो जो आदमी आपकी डाक को रिसीव करते हैं वो पोस्ट मास्टर होते हैं। वो कह रहा है कि ये सारी उम्र उसने पोस्ट मास्टरी और गुर्बत में गुजार दी है, लेकिन आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेरे पास भी कभी नहीं आया। ऐसे आदमी बहुत मुश्किल होते हैं। तो आबिद आगे से कहता है कि आप उन्हें खामखा इतना ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं। ओवर एस्टिमेट कर रहे हैं कि मतलब आप एवं ही उनको बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। तो अहमद आगे से कहता है तुम तो अक्सर गोदाम की तरफ जाते हो, कभी मिले उनसे? तो आबिद नफी में सारी लाते हुए, यानी कि इनकार में सारी लाते हुए कहता है कि खालिद भाई अलबत्ता कभी कभी जाते हैं उनकी तरफ। तो अब मतलब यहाँ से आप ये भी देख लेना कि वो दोनों भाई हैं और वो एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं है। तो अहमद सोचते हुए कहता है अच्छा, तुम इस सिलसिले में कोई बात ना करना, ये काम बहुत एहतियात से करने का है। और आबिद ऐसे अंदाज से कंधे झटकता है जैसे कह रहा हो आपकी मर्जी, जैसे पापा जैसे आपकी मर्जी। मतलब बड़ा वो एक बदतमीज किस्म का बच्चा है। अब उसके बाद बीच में कुछ सीन आते हैं जो कि यहाँ पे स्क्रिप्ट है, मतलब आपको शॉर्ट शॉर्ट स्टोरी जो है वो बताने की कोशिश की गई है। अब ये जो सीन नंबर 4 है, इसमें रात का वक्त है। फकीर हुसैन जो है वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ कुछ पढ़ रहा है। करीब ही सईदा यानी उसकी बेटी चारपाई के आगे तपाई रखे। ठीक है, अब तपाई क्या होती है? तपाई होती है एक छोटा सा एक बेंच टाइप होता है, छोटा सा एक स्टूल टाइप। किसी किताब से कुछ पढ़कर लिखती है। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, मतलब वो बैठ के इन सिंपल वर्ड्स वो क्या कर रही है, वो बैठ के अपना स्कूल का या कॉलेज का काम कर रही है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, यानी दरवाजे पर कोई नॉक करता है और दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोबारा दस्तक की आवाज के साथ ही अहमद अली की आवाज आती है, भाई फकीर हुसैन। फकीर हुसैन जो है वो दरवाजे की तरफ हैरत से बढ़ता है। अब वो हैरत से क्यों बढ़ रहा है दरवाजे की तरफ? व्हाट कैन बी द रीजन? हम्म। सर क्योंकि वो उससे पहले कभी नहीं मिला, काफी टाइम से नहीं मिला, तो फिर एकदम से उसका आना है, इसलिए वो हैरत में चला गया। एग्जैक्टली ऐसे ही। तो अहमद अली को देखकर वो मजीद हैरत ज्यादा हो जाता है, फिर घबरा कर पूछता है। फकीर हुसैन कहता है क्या बात है अहमद अली, खैरियत तो है? तो अहमद अली जरा वो परेशानी में मुस्कुराते हुए हाँ सब खैरियत है, क्यों?
तो फकीर हुसैन कहते हैं कि आज शायद 15-20 बरस बाद तुमने इस दहलीज पर, यानी कि इस दहलीज बोलते हैं जो दरवाजे, जो घर की जो घर की जो एंट्रेंस होती है, ठीक है, उसको दहलीज कहा जाता है। कहता है कि आज शायद 15-20 बरस बाद तुमने इस दहलीज पर कदम रखा है। मैं तो डर गया था कि शायद, मतलब वो कहता है कि मैं तो, वो क्यों डरा है, व्हाट कैन बी द रीजन। हाँ सर के कोई सीरियस मामला हुआ है, क्योंकि कभी हाँ आता नहीं है घर में। हाँ, कभी कोई फौतगी वगैरह या इस तरह का कोई चक्कर तो नहीं हो गया। तो अहमद अली कहता है अच्छा आप ज्यादा शर्मिंदा नहीं करो, तुम कौन सा आए हो मेरी तरफ। तो सईदा जो है वो उठकर करीब आती है, अंदर आइए ना चाचा जान। तो अहमद अली कहता है कि भाई ये तुम्हारा वालिद रास्ता छोड़े तो फिर है ना, मुझे लगता है इसे मेरा आना ही अच्छा नहीं लगा। तो ये टिपिकल जो आप पाकिस्तानी ड्रामास देखें ना, तो उसके अंदर ये सिंपल उसी तरीके का एक ड्रामा है। तो फकीर हुसैन जो है वो जल्दी से पीछे बैठते हैं, वो माफ करना, आओ सईदा बेटी, और अख्तर के कमरे से कुर्सी ले आओ। तो अहमद अली कहता है अरे नहीं नहीं, मैं यहीं बैठ जाता हूँ तुम्हारे पास। अच्छा, तो अहमद अली फिर कहता है कि माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई हो, खालिद बता रहा था कि वो तुम लोगों से मिलता रहता है। मैं तो इस फैक्ट्री की बक बक में ऐसा पड़ा हूं कि दिनों दुनिया से गया हूं। सुबह से रात तक कोलू के बैल की तरह काम करना पड़ता है। अजीज रिश्तेदारों से मिलने का वक्त नहीं मिलता। अब ये वो टिपिकल बहाने हैं जो आपके अमीर रिश्तेदार आपको देते हैं, ठीक है। वो अब सही अमीर होंगे, लेकिन वो आपको मिलेंगे तो वो जी बड़ा मुश्किल से गुजारा हो रहा है जी, बस सुबह से रात तक काम करते रहते हैं जी, बस ये ना पूछें जी। ऐसा होता है कि नहीं होता? क्यों भाई? अमीर जो रिश्तेदार होते हैं वो इस तरह करते हैं कि नहीं करते? अब ये ना हो कि आप सारे कहें कि सर जी हम तो खुद सारे अमीर हैं, बाकी हमारे रिश्तेदार गरीब हैं। क्यों भाई, ऐसा होता है ना? यस सर। हाँ, ये ना हो कि आप कहें कि सर हम तो सारे वही उसी कैटेगरी में हैं, अहमद अली वाली कैटेगरी में, बाकी हमारे रिश्तेदार सारे गरीब हैं और हम ही सबसे अमीर हैं। अच्छा, तो फकीर हुसैन कहता है वक्त मिलता नहीं अहमद अली, निकाला जाता है। अल्लाह ने तुम्हें इतना दिया है, किस लिए? कि तुम इसे ऐसा तरीके से, यानी अच्छे तरीके से खर्च करो ताकि तीनों दुनिया, दोनों में तुम्हें राहत नसीब हो, यानी दोनों में तुम्हें सुकून नसीब हो। लेकिन तुम हिंसों को ज़रबे देने के चक्कर में ऐसे पड़े हो। हिंसों को ज़रबे देने से क्या मुराद है? हिंसों को ज़रबे देना, हिंसों को ज़रबे देने पैसा से क्या कमाना मुराद? सर। पैसा कमाना, यानी पैसा बनाने के चक्कर में ऐसे पड़े हो कि तुम्हें किसी और तरफ देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती, यानी किसी और तरफ देखने का तुम्हें वक्त ही नहीं मिलता। तो सईदा कहती है ओहो अबू, अहमद चचा इतने बरसों बाद हमारे घर आए हैं और आप, तो फिर चचा की तरफ मुखातिब होकर कहती है क्या पियेंगे आप? अहमद अली कहते हैं नहीं बेटी, मैं घर से खाना खा के चाय पी के निकला हूँ। तो फकीर हुसैन कहते हैं एक कप ही पी लो, मुझे यकीन है सईदा तुम्हारे बावर्ची से बेहतर चाय बनाती है। तो अहमद अली कहते हैं फिर वही, अच्छा बाबा पिलवा दो, चीनी नहीं डालनी बेटी। तो मतलब वो इस तरीके में एक एक कॉमन सी, बड़ी कॉन्वर्सेशनल सी गुफ्तगू है जो उनके दरमियान हो रही है। तो सईदा जो है वो चली जाती है चाय बनाने के लिए। अच्छा, और चंद लम्हों की खामोशी है और अहमद जो है वो ऐसे ही किताब उलट पलट कर देखता है। और अहमद अली पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो? मुझे तो वक्त ही नहीं मिलता कुछ पढ़ने का। अब जैसे आपको ऊपर दिखाया ना कि वो जहाँ से ये स्टार्ट हुआ है कि फकीर हुसैन जो है वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ कुछ पढ़ रहा है, तो अब उस किताब को उठा के पलटता है और पूछता है कि क्या पढ़ रहे हो? तो फकीर हुसैन कहता है कि हालांकि स्कूल के ज़माने में तुम हमसे ज़्यादा किताबें पढ़ा करते थे। तो अहमद अली हंसते हुए कहता है कि शायद इसलिए मेरा कोटा तुमसे पहले खत्म हो गया। फिर पूछता है बेटा किधर है तुम्हारा? वो कहता है कहीं गया हुआ है। तो अहमद अली पूछता है किस क्लास में पढ़ता है? फकीर हुसैन एकदम रंजीदा सा होकर, यानी उदास होकर कहता है कि फोर्थ ईयर में पढ़ रहा था, अब छोड़ दिया। भाई उसे समझाया होता तुमने, तालीम तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है। तो वह उसका भाई कहते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने नहीं समझाया होगा। हाँ वो तो, मगर वो तो खासा जहीन बच्चा नहीं था। मुझे याद पड़ता है एक दो दफा उसकी तस्वीर भी आई थी अखबार में डिबेट वगैरह के सिलसिले में। हाँ मगर अब पता नहीं उसे क्या हो गया, सारा सारा दिन आवारा घूमता रहता है। अहमद आगे से कहते हैं उसे मेरे पास भिजवा दो, मैं फैक्ट्री में कहीं। तो वो जब ये बात करता है ना, तो फकीर हुसैन वो देखता है कि उसके भाई का चेहरा जो है वो तब्दील हो रहा है। तो कह रहा है मेरा मतलब है किसी अच्छी जगह पर लगवा दूंगा। तो फकीर हुसैन कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो क्या करना चाहता है, और ऐसे में उसे तुम्हारे पास भेजकर कोई शिकायत नहीं सुनना चाहता। तो आगे से उसका भाई कहता है कि ये इलाका भी बहुत फजूल है, अच्छे इलाके और बड़ी अच्छी सोबत का बड़ा असर होता है किरदार पर।
हाँ शायद। फिर वो कहता है तुम किसी बेहतर इलाके में क्यों शिफ्ट नहीं हो जाते? तो वो कहते हैं कैसी बातें करते हो, इसी मकान की आड़ में, मतलब इसी मकान की आड़ में यानी इसी मकान के पर्दे में मेरी सफेद पोशी निभ गई है, मतलब मेरा वक्त, अच्छा वक्त गुजर गया है, वरना मेरी तनख्वाह तो, और अब तो 2 महीने बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ, तो इस छत को छोड़कर और कहाँ जाऊंगा? क्योंकि आपको पता है कि अच्छे अच्छी जगह पे रहने के फिर खर्चे भी अच्छे होते हैं। तो अहमद अली कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये था कि इस मकान को बेचकर किसी बेहतर आबादी में मकान खरीद लो, इधर सेटेलाइट टाउन वगैरह में। तो फकीर हुसैन कहता है कि दरअसल मुझे इस घर की आदत सी हो गई है, 30 बरस का साथ है, मेरी 30 बरस से मैं इस घर में रह रहा हूँ, इससे जुदा होने का तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अहमद कहता है ये तो बड़ी बचगाना सी जज्बातियत है, यानी ये तो बड़ी एक, आई मीन बच्चों वाला इमोशनल इमोशनल, बच्चों की तरह इमोशनल हो रहे हो। कह रहे बेहतर मुस्तकबिल के लिए चंद छोटी मोटी यादों को कुर्बान करना पड़ता है। नए मकान तो तरक्की का जीना होते हैं, जीना बोलते हैं स्टेप को, जो एक स्टेयर स्टेप होता है ना उसको जीना कहा जाता है। मतलब वो कह रहे हैं कि जो नए मकान होते हैं दे आर स्टेप इन द प्रोग्रेस। तो फकीर हुसैन कहते हैं ये मकान नहीं है, ये घर है, मेरा घर। शहर की जिंदगी उसके मकानों से नहीं, घरों से इबारत होती है। यानी जो शहर की जिंदगी है वो मकानों से नहीं बल्कि घरों से बनती है। अब मुझे बताएं कि मकान में और घर में क्या फर्क है? मकान और घर क्या फर्क है इसमें? वो कहते हैं मेरे ये मकान नहीं है, ये घर है। हम्म। सर मकान वैसे ही रहने की जगह, और घर जहाँ। घर में हम्म। घर में लाइक फीलिंग्स कह सकते हैं ना कि हाँ, एक किस्म कॉनोटेशन। का ताल्लुक बन गया है। वेरी गुड, हमने कॉनोटेशन और डेनोटेशन का पढ़ा था ना। तो घर जो है ना वो उसका एक ना एक कॉनोटेटिव मीनिंग होता है। जब आप घर कहते हैं मतलब हाउस में वो फीलिंग नहीं होती जो होम में फीलिंग होती है। जब आप होम कहते हैं तो वो फौरन से वो यादें, वो अटैचमेंट फीलिंग्स, वो सारी की सारी चीजें उसके साथ कनेक्टेड होती हैं। तो अहमद जो है वो परेशान होकर हंसते हुए कहता है किताबें पढ़ पढ़ कर तुम फिक्रे बहुत अच्छे बोलने लग गए हो। तो इसी दौरान सईदा जो है वो एक ट्रे में चाय और बिस्किटों की प्लेट लाती है। तो अहमद कहता है अरे भाई ये क्या है, मैंने सिर्फ चाय की हामी भरी थी, ये चाय की हामी भरी थी, यानी मैंने चाय का मैंने कहा था कि सिर्फ मैं चाय पीऊँ। तो सईदा कहती है ये बिस्किट मैंने खुद बनाया है घर में, लीजिए चखिए तो सही। तो वो कहता है कि सईदा को बड़ा शौक है इन बातों का, अजीब अजीब उल्टी चीजें बनाती रहती है और हर तजर्बे में तख्ता मश्क मुझे बनना पड़ता है। तख्ता मश्क से क्या मुराद है कि इसके जितने भी तजर्बे होते हैं तो उसका जो खुमियाजा है वो मुझे भुगतना पड़ता है, यानी जो भी ये बनाती है वो मुझे खाना पड़ता है। राइट। अच्छा आपने एक चीज नोटिस की है, एक चीज नोटिस की है कि फकीर हुसैन के घर में फकीर हुसैन का जिक्र भी है, उसके बेटे का जिक्र भी है, उसकी बेटी का जिक्र भी है, लेकिन उसकी बीवी का जिक्र नहीं। राइट। यस सर। तो मे बी दिस कैन बी द रीजन कि वो शायद इसी वजह से छोड़ के नहीं जाना चाहता कि शायद उस घर में उसकी बीवी की यादें होंगी। हम्म। ये एक वजह हो सकती है। यस सर, पॉसिबल तो है। हो सकती है। राइट। यस। हाँ, सो दिस कैन बी अ रीजन ना। अच्छा, तो उसके बाद सईदा कहती है प्यार भरे शिकवे से, अब्बू इतनी इंसल्ट तो ना कीजिए मेरे खानों की। और फिर अहमद और फकीर जो है वो हंसने लगते हैं, अहमद एकदम किसी सोच में पड़ जाता है। फिर अहमद कहता है अच्छा भाई फकीर हुसैन अब मैं चलता हूँ, परसों दोपहर का खाना तुम सब मेरी तरफ खाओगे। तो फकीर कहता है क्या मतलब? अहमद कहता है क्यों? वो इसलिए कि वो लाजवाब होकर कोई बात बनाने की कोशिश करता है। तो अहमद कहता है बेकार की जिद ना करो, तुमने खामखा अपने गिर्द यानी अपने आसपास ये तन्हाई की एक दीवार तान रखी है। तुम्हारा मेरा खून का रिश्ता है, मेरे घर आने से तुम्हारी इज्जत कुछ घट ना जाएगी। तो नहीं ये बात नहीं, दरअसल वो मतलब यू कैन अंडरस्टैंड इट कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ सिचुएशन कैन बी देयर। कोई दो बंदे हैं जो आपस में बात करना भी चाहते हैं नहीं भी करना चाहते, तो वो जो एक हिजाब सा एक पर्दा सा होता है। तो सईदा जो है वो कहती है कि अहमद जो है ना वो कहता है कि परसों दोपहर 1 बजे
सईदा 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 से वो ये कहता है कि ये तुम्हारे जिम्मे है बेटी, मतलब तुमने इनको लेकर आना है। तो सईदा कहती है मेरे, वो मतलब वो बेचारी को कोई जवाब नहीं आता। तो अहमद कहता है कि मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है, अब भूलना नहीं, अच्छा खुदा हाफिज। अहमद चला जाता है और वो दोनों बाप बेटी जो हैं वो एक लम्हे के लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि यार ये हुआ क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब आ जाता है सीन नंबर 6। और ये सीन नंबर 6 जो है ना, दैट इज बेसिकली, अभी मैंने अपना फोन जो है वो साइट साइट से उठाया एंड आई गूगल्ड इट टू चेक इट एग्जैक्टली कि ये ड्रामा जो था वो कब बना था, कब ये ब्रॉडकास्ट हुआ था और इसकी कितनी एपिसोड्स थी। तो ये 1981 में ये ड्रामा जो था ये बना था। इसी इसी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, यही ड्रामा जो था इसको टेलीवाइज किया गया था। ठीक है, 1981 में, और इसकी 13 एपिसोड्स थी। तो मतलब इसका मतलब ये है कि हर सीन के ऊपर एक एक एपिसोड बनी हुई होगी। एंड अभी आई वाज चेकिंग इट कि इसके कुछ पार्ट्स जो हैं, यानी कि इसकी जो एपिसोड 1 है, दैट इज देयर ऑन यूट्यूब। एंड प्रोबेबली जो इसकी बाकी एपिसोड्स होंगी, यस ऑल ऑफ द एपिसोड्स आर देयर, सारी एपिसोड्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप लोगों का अगरचे वो वाला टेस्ट नहीं है, आप लोग इस तरह के ड्रामास नहीं देखते, आप लोग जो है वो मांगा वगैरह पढ़ते होंगे, या आप लोग जो है वो मनी हाइस्ट और इस तरीके की चीजें आप लोग देखते होंगे। बट आई मीन इफ यू वांट टू, तो आप बेशक इसको जो है वो यूट्यूब पे जाके देख भी लीजिएगा। अब सीन नंबर 6 जो है, इसमें हम चले जाते हैं जी अहमद अली के ड्राइंग रूम में, और जिसमें आबिद अली और अहमद अली जो है वो दोनों बाप बेटा वहां पर बैठे हुए। तो अहमद कहता है कि वो लोग आ जाए ना तो समझो कि आधा काम हो गया। तो आबिद कहता है कि आप खामखा उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्या जरूरत है इतना लंबा चक्कर काटने की, मतलब कि इतना लंबा आप जो है ना वो खामखा में लंबा चक्कर काटने की, मतलब कि इतना आप इस मसले को इतना डिले क्यों कर रहे हैं? अगर आराम से जगह खाली नहीं करते तो मेरे पास ऐसा इंतजाम है कि वो एक हफ्ते में तीर की तरह सीधे हो जाएंगे और किसी को कानो खबर भी नहीं होगी। मतलब उसका बेटा जो है ना वो बस चाहता है कि लड़ाई फसाद करके और बस मैं मकान खाली करवा लूं। तो अहमद कहता है कि हर काम करने से पहले उसके नफा नुकसान के तमाम पहलुओं को देख लेना चाहिए। तुम फकीर हुसैन को नहीं जानते, वो ऐसा आदमी नहीं है जिसे लालच से खरीदा या खौफ से झुकाया जा सके। मैं कोई गलत कदम उठा के अपना 8 करोड़ का मंसूबा खराब नहीं करना चाहता। ठीक है। तो आबिद कहता है ओहो डैड, एक तो मैं आपकी इन एहतियाती तदाबीर से बहुत तंग हूँ। आप कीजिए जो एहतियाती तदाबीर कि आप हर चीज़ में एहतियात वगैरह करते हैं। अच्छा, अब इसके बाद कहानी चलती 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 आके सीन 14 पे पहुंच जाती है। तो उसमें अहमद और फकीर हुसैन अब आमने सामने दोनों भाई बैठे हुए हैं। अहमद कहता है कि मेरी बात समझने की कोशिश, अब बीच में फिर वो सारा प्रॉब्लम आता है, वो आते हैं मिल के जाते हैं बात करते हैं, वो कहता है जी मैं नहीं करता। तो ये वो सारी उनकी हॉट टॉक वगैरह और सारी चीज़ें होती हैं। तो अहमद कहता है कि मेरी बात समझने की कोशिश करो फकीर हुसैन, तुम्हें रकम की ज़रूरत है अख्तर की तालीम के लिए, सईदा की शादी के लिए। तो वो कहता है अल्लाह मालिक है। कहता है फिर तुम्हें इतराज़ क्या है? मैं तुम्हें इस मकान से बेहतर मकान दे रहा हूँ, 30-40 हज़ार इसके अलावा दे रहा हूँ, अब तुम बिला वजह जिद करो तो और बात है। वो कह रहा है कि सवाल ये पैदा होता है कि तुम मुझ पर यह खुसूसी इनायत क्यों कर रहे हो? वो कहता है इसलिए कि तुम मेरे भाई हो। कहता है अगर ये बात होती तो यकीन करो मैं तुम्हारे एक दफा कहने पर बगैर एक पैसा लिए मकान खाली कर देता, चाहे मुझे फुटपाथ पर ही क्यों ना रहना पड़ता। मगर इस तरह नहीं अहमद अली, इस तरह नहीं। कहते हैं अच्छा चलो मान लिया कि इसमें मेरा भी फायदा है, तो क्या तुम मेरे फायदे में खुश नहीं हो? तो वो कहता है कि जरूर होता, अगर तुमने मुझे ये भाईचारे का चक्कर ना दिया होता। जिंदगी में मुझे हमेशा एक चीज से शदीद नफरत रही है, और वो ये कि कोई मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, मेरे एतमाद को धोखा दे। तुम्हारा मेरे घर आना और मुझे ये दावत देना ये सिर्फ इसलिए था कि तुम रिश्तेदारी की आड़ लेकर, यानी रिश्तेदारी का जो है ना वो रिश्तेदारी का तुम जो है ना वो बहाना बनाकर तुम मुझसे सौदा करना चाहते थे। यकीन करो अगर तुमने बराह रास्त सीधा सीधा मुझसे ये बात कह दी होती तो शायद मैं मान जाता, लेकिन अब नहीं। तो कहते हैं ओहो अच्छा बाबा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, अब गुस्सा थोक दो, गुस्सा थूक दो, यानी कि अब गुस्सा छोड़ दो। तो फकीर हुसैन जो है वो बेकरारी से कमरे में टहलते हुए, मतलब वो ऐसे कमरे में वॉक करता है और कहता है कि तुम कितनी आसानी से 2 मिनट में 3 मुख्तलिफ बातें कर लेते हो, मगर मुझे ये सब नहीं करना आता। शायद यही वजह है कि मैं आज एक गरीब और तंग दस्त इंसान, तंग दस्त मतलब जिसका जिसका बड़ा मुश्किल से गुजारा होता, और तुम इतने बड़े कारोबार के मालिक हो। लेकिन अहमद अली,
मुझे अपने फैसले पे नदामत नहीं है, यानी मुझे अपने फैसले पर शर्मिंदगी नहीं है। मैं जब कभी अपनी उस कांटों भरी जिंदगी को देखता हूं तो मुझे फूलों के ना होने का एहसास तो जरूर होता है, लेकिन पछतावा नहीं होता। बूढ़े तो हम दोनों हो चले हैं अहमद अली, जिंदगी तो हम दोनों की गुजर गई है, मगर मैं समझता हूं कि तुम कि मैं तुम्हारी निस्बत बहुत बेहतर तौर से जिया हूं, मतलब बहुत बेहतर तरीके से जिया हूं। तो उसका भाई इसको कहता है कि तुम्हारी इसी मंतिक ने, यानी तुम्हारी इसी लॉजिक ने, तुम्हारी इसी दलील ने, तुम्हारी इन्हीं बातों ने तुम्हें तबाह किया। क्या बेहतरी है तुम्हारी जिंदगी में? किस बात की सजा दे रहे हो तुम अपनी औलाद को? इस भूखे नंगे मोहल्ले में किसको परवाह है तुम्हारी? अपने ख्यालों की दलदल से निकलो फकीर हुसैन। दलदल बोलते हैं वो जो, दलदल का आपको पता होगा ना, वो जो पानी होता है जिसमें एक गारे वाला पानी कि जिसमें आप पाँव रखते हैं तो पाँव आपके धंसते ही धंसते चले जाते हैं। ठीक है, मार्शेस भी इनको कहा जाता है, बॉग्स भी इनको कहा जाता है इंग्लिश में। तो वो कहते हैं कि अपने तुम इन ख्यालों की दलदल से निकलो, जिंदगी को छू कर देखोगे वो कैसी होती है। तो डायलॉग कितनी मजे मजे के हैं। तो वकीर हुसैन कहता है कि तितलियां दूर से ही अच्छी लगती हैं अहमद अली, छू लो तो सिर्फ उनके रंग हाथों में रह जाते हैं। तितलियां या मर जाती हैं या उड़ जाती हैं। तो वो कहता है कि तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम मकान नहीं बेचोगे? वो कहता है नहीं। कह रहे कि यानी तुम मेरी एक गलती की सजा अपनी औलाद को दोगे? कहते हैं अपनी औलाद के बारे में मुझे तुमसे ज्यादा फिक्र है। कह रहे अच्छा बाबा, कह दिया ना, आप जाने दो, माफ कर दो। तो आबिद जो है वो कदम आगे बढ़ाते हुए गुस्से से, आप क्यों इतनी मिन्नतें कर रहे हैं डैड? टू हेल्प विद इट, नहीं बेचते तो ना बेचें, हम में जोर होगा तो हम खुद ले लेंगे। फकीर जो उसका चाचा है वो तंजिया अंदाज में कहता है माशाल्लाह। तो अहमद उसको अपने बेटे को बोलता है तुम बीच में नहीं बोलो आबिद, जाओ अंदर जाओ। तो आबिद जो है ना वो कहता है मैं बहुत देर से आपकी बातें सुन रहा हूँ डैड, ये आपके कजन साहब कुछ ज्यादा ही हीरो बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे आदमी प्यार और मोहब्बत की जुबान नहीं समझते। तो अहमद कहता है आबिद, कहता है प्लीज डैड, आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ कैसे नहीं छोड़ते ये लोग मकान। अगर ये हाथ जोड़कर माफी ना मांगे तो मेरा नाम आबिद नहीं। तो फकीर हुसैन कहते हैं कि शुक्रिया अहमद अली, मेरे ख्याल में अब इसके बाद हमारे यहाँ रहने की मजीद गुंजाइश नहीं। तुम्हारी इस पहली और आखिरी दावत का बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चों को बुलवा दो। आबिद जो है वो कहता है कि बच्चों से बहुत प्यार लगता है, मतलब अपने चाचा को कहता है कि लगता है आपको बच्चे बहुत प्यारे हैं। तो फकीर हुसैन कहते हैं हाँ, इंसान के बच्चों से। आबिद कहता है ओ शट अप, मुझे अब्बा जान का लिहाज है वरना। तो वो कहते हैं कि फिक्र ना करो, अगर यही हालात रहे तो अब्बा जान का लिहाज, यानी वो अब्बा जान का लिहाज है कि मतलब मुझे अब्बू 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 की शरह में, वरना वो कहता है कि मैं तुम्हें बताता। कह रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो अब्बा जान का लिहाज भी नहीं रहेगा तुम्हें। तो वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए, सईदा अख्तर भाई कहाँ हो तुम? अब उसके बाद अगला सीन आ जाता है। तो उसमें फकीर हुसैन का घर। अब वहां पे सईदा कहती है आखिर आप बताते क्यों नहीं, क्या बात हुई थी वहां? तो वो कहता है कहा ना कुछ नहीं, बड़ों की बातों में बच्चे दखल नहीं देते, यानी कि बच्चे इंटरफेयर नहीं करते। अख्तर जो है वो एक वक्फे के बाद वो कहता है कि ये आबिद आपकी तरफ ऐसे घूर क्यों रहा था? ठीक है। तो फकीर हुसैन नजरें चुराते हुए कहता है मैंने तो नहीं देखा। तो अख्तर कहता है कि जरूर इन लोगों ने आपसे कोई ज्यादती की है। तो फकीर हुसैन गुस्सा दबाते हुए कहता है कि ये एकदम तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत कैसे जाग पड़ी है? तुम जाओ अपनी मौज करो, आवारा गर्दों में उठो बैठो, मेरी उम्र के कमाए हुए नाम पर मट्टी डालो। अख्तर जो है वो झिझला कर कमरे से निकल जाता है। फकीर हुसैन कंबल खींच कर ऊपर लेता है। सईदा कुछ लम्हे के लिए सोची रहती है और फिर वो कमरे से निकल जाती है। राइट। अच्छा। और इतने मजे का ड्रामा है, और उस ड्रामे में से इन्होंने जो किताब मुरतब करने वाले हैं, तो इन्होंने आधा पर वो जैसे ना आधा पर आधा सा ना मुकम्मल ड्रामा डाला है, मुकम्मल डाला नहीं जा सकता, बीच में से आधे सीन मिसिंग हैं, प्रॉपर इसकी एंडिंग ये है नहीं, एंडिंग इसकी आगे जाके होती है। तो एम ही मज़ा ख़राब कर दिया सारा कम वक्तों ने। या तो इसको इंक्लूड ही ना करते, और इंक्लूड करने की ज़रूरत ही क्या थी, इसकी जगह पे किसी और मुसन्निफ की कोई और कहानी डाल देते। बहरहाल, तो अमजद इस्लाम अमजद पाकिस्तान के एक शायर, ड्रामा निगार और गीत निगार थे। 50 ईयर्स पर मुहित करियर में
उन्होंने 40 से ज़्यादा किताबें लिखी। और इन्हें अपने अदबी काम और टीवी के लिए स्क्रीन प्ले के बहुत से एजाज़ात भी मिले, जिसमें तमगा हुस्न कारकर्दगी है, सितारा इम्तियाज़ है। तो आगे इनका जो पूरा का पूरा इंट्रो है, वो आपके सामने है। अच्छा, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अगर आपको पता है कि स्टोरी की एंडिंग तो आप हमें बता दें। यार स्टोरी की एंडिंग बता दूं तो फिर मज़ा नहीं रहेगा ना। हम्म। क्यों भाई? सर टोटल कितनी एपिसोड्स हैं इसकी, अगर कोई देखना चाहे? 13 इसकी एपिसोड्स हैं। और इसकी इसकी सॉरी, कास्ट भी कितने? 13 एपिसोड्स हैं। 13। ओके ओके। इसकी कास्ट जो है वो भी मैं देख रहा था, बड़ी मजे की है। इसमें कवी खान है, इसमें फिरदौस जमाल है, उज़मा जिलानी है इसमें। ये पुराने उस वक्त के बड़े आइकॉनिक किस्म के, अम, बड़े आइकॉनिक किस्म के एक्टर्स थे। ठीक है। और भी इसमें बड़े काफी किरदार बीच में आते हैं। बट इन खबीसों ने पता नहीं ये किस तरीके से किताब इन्होंने बनाई है, इधर उधर की चीजें उठा के बस इसमें डाल दी हैं। अच्छा, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब ये वाला पार्ट जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, दिस पार्ट। ठीक है, कि इस पैराग्राफ का मुताला करें और फिर उसके बाद जो है ड्रामे के अज्जा और अदबी महासिन के हवाले से जो दिए गए सवाल हैं उनके जवाब लिखें। तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा। ड्रामा एक ऐसे सिनफ अदब है जिसके लिए अमल नागुजीर है, यानी कि जिसके लिए एक्टिंग जो है, नागुजीर का मतलब है ज़रूरी है। कि ड्रामा जो है वो आप उसमें एक्टिंग नहीं होगी, उसमें कैरेक्टर्स जो हैं वो कुछ बातचीत नहीं करेंगे, एक्ट नहीं करेंगे, तो ड्रामा नहीं हो सकता। लिहाजा इसकी पेशकश के लिए, यानी कि इसको दिखाने के लिए किरदारों का सहारा लेना पड़ता है। अरस्तू के बयान के मुताबिक ड्रामे के अज्जाए तरकीबी, यानी कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उसमें हिस्सा यानी स्टोरी, किस्सा और प्लॉट एक ही चीज़ है, यानी प्लॉट, किरदार यानी कि कैरेक्टर्स, अल्फाज यानी कि डिक्शन, ख्याल आराई यानी कि स्पेक्टिकल, और मौसीकी यानी कि मेलोडी मेलोडी या इसको सिम्फनी भी कहा जाता है, मेलोडी भी कहा जाता है, ये शामिल है। तो ये अरस्तू के नज़दीक जो है ये क्या है, ये इसके छः जो हैं इसके इंपॉर्टेंट जो हैं वो एलिमेंट्स हैं। अरस्तू इन अज्जा में प्लॉट को सबसे ज़्यादा अहमियत देता है। ठीक है। जबकि बाद अज़ां यानी प्लॉट के बाद, यानी कि जब बाद का वक्त गुजरा अरस्तू के बाद का, तो उसमें किरदारों को प्लॉट से भी ज़्यादा काबिल तरजीह यानी कि प्रेफर्ड समझा जाने लगा। मतलब आज की जो दुनिया है उसमें अंडरस्टैंडिंग यही है कि बिल्कुल एक बुलशिट किस्म की मूवी हो, लेकिन उसमें आप शाहरुख खान को कास्ट कर लें तो वो ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। अभी तो मॉडर्न जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो यही है ना। लेकिन जो क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग थी स्टोरी की, वो यही थी कि यार उसको चाहे जौन सा मर्जी कैरेक्टर जो है, जौन सा मर्जी एक्टर आप ले लें, अगर कहानी अच्छी होगी, प्लॉट उसका अच्छा होगा, तो वो एक अच्छी कहानी समझी जाएगी। सर मौसीकी और किरदार आराई को दोबारा बता दें। देखो, किरदार से मुराद तो कैरेक्टर्स है ना। ख्याल आराई, ख्याल आराई का मतलब है यानी कि स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स यानी कि आप इन सिंपल वर्ड्स आप ये कह लें कि आपने एक कहानी बतानी है कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का एक गांव में रहता था। अब आपको उस गांव का मतलब अपनी इमेजिनेशन से उस गांव का एक नक्शा या उस गांव का एक मंजर भी तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा ना। स्पेक्टिकल बोला जाता होता है सीनरी को, कि आपको उसकी एक सीनरी भी तो डेवलप करनी पड़ेगी ना। तो दैट इज कॉल्ड ख्याल आराई, इमेजिनेशन। ठीक है, आप वो मतलब उसको इस अंदाज से दिखाते हैं कि उसको जो ऑडियंस है वो उसको इमेजिन कर सके। और मौसीकी? मौसीकी तो जो मौसीकी होती है जिसको गाना कहा जाता है, सॉन्ग्स कहा जाता है,
अरस्तु का जो टाइम था ना, जो उस वक्त का जो ग्रीक थिएटर हुआ करता होता था, तो उस वक्त बेटा यस ग्रीक सर। थिएटर था कि चूंकि जो कैरेक्टर्स होते थे ना, मतलब ये, और उस हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब जो फीमेल जो कैरेक्टर्स होते थे ना कहानी के अंदर, वो भी मर्द ही जो है ना वो उनको एक्ट किया करते होते थे स्टेज के ऊपर। तो होता ये था कि एक सीन के बाद वही जो एक्टर्स हुआ करते होते थे वो जाके पीछे से अपना वो गेटअप वगैरह तब्दील करते थे, और उसी दौरान कोरस, कोरस जो है ना वो बेसिकली गाने वालों को कहा जाता होता था, गाना गाने वाले जो होते थे। तो जितनी देर में वो जाके अपने कपड़े शपड़े बदल के अगले सीन के लिए तैयार होते थे, उतनी देर में बीच में क्या आ जाता था, एक गाना आ जाता था। ठीक है। और ये वो रिवायत थी जो एक अरसे तक चलती रही, और हॉलीवुड ने अपने अर्ली डेज के अंदर ही इस रिवायत को तर्क कर दिया। उन्होंने कहा यार ये तो स्टेज की चीज थी कि बीच में जो है ना वो एक गाना आएगा और फिर उसके बाद कहानी आगे की तरफ बढ़ेगी। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अभी मॉडर्न जो स्टोरी टेलिंग है उसके अंदर तो इसकी एज सच जरूरत नहीं है। लेकिन जो इंडियन सिनेमा है वो अभी तक भी जो है ना वो उसी पुरानी रिवायत के ऊपर चल रहा है। मतलब कहानी चल रही होती है, वैसे तो इंडियन फिल्म के अंदर कोई कहानी वैसे होती नहीं है। ठीक है। सारी बकवासी होती है, चाहे वो इंडियन फिल्म हैं चाहे वो पाकिस्तानी फिल्म है। बगैर किसी वजह के, बगैर किसी तुक के दरमियान में गाना चलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वहां पे कोई जगह नहीं बनती होगी, कोई उसकी जरूरत ही नहीं होती होगी। राइट। तो ये अरस्तु के मुताबिक मौसीकी जो है ये इंपॉर्टेंट थी, बट लेटर ऑन इसको क्या कर दिया गया, इसको उस तरीके से निग्लेक्ट कर दिया गया। ठीक है। बट पोस्ट मॉडर्न जो सिनेमा है, पोस्ट मॉडर्न सिनेमा यानी कि 1960s के बाद का जो सिनेमा है, 1960s तक अगर आप मूवीज देखें ना, आपने तो शायद नहीं देखी होंगी, आप टू किल अ मॉकिंग बर्ड देखें, आप जो है इसी तरीके से अगर आप बाइसिकल थीव्स देखें, तो जो अर्ली अर्ली मूवीज हैं उसके अंदर म्यूजिक इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन 1960s के बाद दोबारा से म्यूजिक जो था उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाने लगी फिल्म के अंदर या स्टोरी टेलिंग के अंदर, लेकिन उसमें भी द इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। और अब तो आपको पता है कि जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक होता है, जो फिल्म स्कोर्स होते हैं, उसके ऊपर बाकायदा तौर पे ऑस्कर मिलता है। ठीक है। टॉमस न्यूटन को ऑस्कर मिल चुका है, हांस जिमर को मिल चुका है, इसी तरीके से, और पीटर बैरी को भी आई गेस मिल चुका है। ठीक है। जो लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक समझते हैं या सुनते हैं तो उन्हें ये सारी चीजें पता होंगी। वेल एनी हाउ, लेटर ऑन जो था वो कैरेक्टर्स जो थे उनको ज्यादा काबिल तरजीह जो है वो समझा जाने लगा। ड्रामे का जो प्लॉट है वो सादा या मुरक्कब दोनों किस्म का हो सकता है। सादा प्लॉट जो है उसको सिंपल प्लॉट कहा जाता है, और जो मुरक्कब प्लॉट है उसको इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स प्लॉट कहा जाता है। यानी ऐसा प्लॉट जो चंद वाकयात का मजमुआ हो और उनकी आपस में वाबस्तगी जो है वो महज जमानी हो। जमानी मतलब कि क्रोनोलॉजिकल हो, कि आपने कुछ इवेंट्स हैं उसमें जो अरेंजमेंट है कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ, आप उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक कहानी को बता देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्लॉट। इंग्लिश में अगर आप इसी चीज को अंडरस्टैंड करें तो इंग्लिश में प्लॉट को कहा जाता है द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कि इवेंट्स जो हैं उनको आप इस तरीके से अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान एक लॉजिक बन जाए, कहानी के अंदर एक ऑर्डर आ जाए, एक लॉजिक बन जाए, तो दैट इज कॉल्ड प्लॉट। अब वहदत अमल, वहदत अमल मानी यानी कि जो यूनिटी ऑफ एक्शन है वो, और ईजाज व इख्तिसार, इजाज का लफ्ज निकला है मोजजे से, कि यूनिकनेस होनी चाहिए, इख्तिसार यानी टू द पॉइंट होना चाहिए। वहदत अमल और इजाज व इख्तिसार इसका बुनियादी तकाजा है। कशमकश और तसादुम। अब कशमकश जो है ये कहा जाता है स्ट्रगल को, यानी जब तक कहानी के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं होगी, तकाजा मतलब जरूरत, तकाजा का मतलब है जरूरत, जब तक कहानी के अंदर कोई स्ट्रगल नहीं होगी कैरेक्टर्स के दरमियान, तब तक कहानी का मजा तो नहीं आएगा। और कशमकश और तसादुम, तसादुम बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट को, कॉन्फ्लिक्ट यानी जब तक कहानी के अंदर कुछ कैरेक्टर्स का आपस में कोई लड़ाई फसाद कोई झगड़ा शगड़ा नहीं होगा, तो तब तक तो वो ड्रामा जो है वो कंटिन्यू नहीं हो सकेगा ना।
अब जैसे हमने ये ड्रामा पढ़ा है तो उसमें शुरू से ही पता चल गया कि यार उनको, मतलब उनको एक जगह चाहिए जो किसी और बंदे की है। तो फौरन से एक कश्मकश, एक स्ट्रगल, एक टेंशन क्रिएट हो गई। तो उससे क्या होता है, उससे जो ड्रामाई अमल है, यानी कि जो प्लॉट है, उसका जो फ्लो है वो इनहांस हो जाता है, वो तेज हो जाता है। और अगर हम प्लॉट की तरतीब की बात करें तो प्लॉट की तरतीब कैसे होती है? प्लॉट में सबसे पहले आगाज होता है, ठीक है। और आगाज को मैं साथ साथ आपको ये चीजें इंग्लिश में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में भी यही चीजें जो है वो एक मुख्तलिफ तरीके से आपको मुझे मुझे पढ़ानी पड़ेगी। आगाज को इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपोजिशन, ठीक है। उसके बाद होता है इर्तका। इर्तका इंग्लिश में इसको कहते हैं राइजिंग एक्शंस। यानी कि सबसे पहले कहानी जो है उसका आपको कुछ कैरेक्टर्स आपको इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, आपको कहानी की जो सेटिंग है वो पता चलती है, आपको ये पता चलता है कि इस कहानी के अंदर प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद वो कहानी चल पड़ती है। उसमें डिफरेंट तरह के एक्शंस होते हैं। एक इवेंट होता है, फिर दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है, और वो सारे के सारे इवेंट जो हैं वो कहानी को लेके जा रहे होते हैं नुक्ता उरूज की तरफ, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्लाइमैक्स। उसके बाद फिर आता है तनज्जुल। जिस तरह तरक्की होती है ना, इर्तिका, कि तरक्की का मतलब है कि कहानी आगे की तरफ बढ़ रही है। क्लाइमैक्स के बाद फिर कहानी क्या है, नीचे की तरफ आती है। तनज्जुल जो है इसको इंग्लिश में कहा जाता है राइजिंग एक्शंस, सॉरी फॉलिंग एक्शंस। कि अब कहानी जो है वो क्या है, कहानी अब एंडिंग की तरफ जा रही है। और फिर उसके बाद होता है इख्तिसार। इख्तिसार को इंग्लिश में बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब है कि अब कहानी क्या होती है, रिजॉल्व हो जाती है। जो उसके अंदर प्रॉब्लम थी, जो उसके अंदर मसला था, जो जो भी इशू था, वो रिजॉल्व हो जाता है, या किसी किसी भी पॉइंट के ऊपर आके कहानी जो है वो क्या हो जाती है, वो एंड हो जाती है, ठीक है। मौजूदा जमाने में फ्लैशबैक की टेक्निक भी इस्तेमाल की जाती है। अब फ्लैशबैक के थ्रू आप क्या करते हैं, आपने पास्ट की कोई कहानी बतानी है, तो आप वो किसी एक आदमी के ख्वाब की सूरत में, किसी एक आदमी के जहन में चलने वाली एक याद की सूरत में वो आप दिखा देते हैं। आप में से किसी ने अंग्रेज मूवी देखी है? पंजाबी मूवी अंग्रेज देखी है किसी ने? नहीं देखी? आप लोगों को घर वाले नहीं। देखने भी तो नहीं देते होंगे ना? अब बस छितर मारते होंगे फिल्म देखने पे। बहरहाल फ्लैशबैक बेटा एक टेक्निक होती है जिसमें ये होता है कि आप मौजूदा जमाने में रहते हुए पास्ट की एक स्टोरी जो है वो बता देते हैं। एक बंदा है, वो सोया है, वो ख्वाब देख रहा है, उसके ख्वाब में आप उसको जिधर मर्जी ले जाएं, 50 साल पीछे रह जाएं, 100 साल पीछे रह जाएं। एक बंदा है वो बैठा सोच रहा है, उसकी सोच में आप उसको जिधर मर्जी ले जाएं। अच्छा मुझे बताएं कि ड्रामे के लिए क्या चीज नागुजीर है? हाँ, क्यों भाई? ड्रामे के लिए क्या चीज नागुजीर है? सर ड्रामे के लिए अमल नागजीर है। अमल नागुजीर है। और ड्रामे के अज्जाए तरकीबी कौन कौन से हैं? फिर किस्सा, प्लॉट, किरदार, अल्फाज, फिर ख्याल आराई और मौसीकी। गुड, वेरी गुड। और अरस्तु के नजदीक ड्रामे में प्लॉट या किरदार में से किसकी अहमियत ज्यादा है? सर अरस्तू के मुताबिक तो प्लॉट को ज्यादा अहमियत हासिल है, लेकिन उसके बाद किरदारों को काबिल तरजीह समझा जाता है। गुड, वेरी गुड। और ड्रामे का बुनियादी तकाजा क्या है? फिर वहदत अमल और इजाज़त हिसाब। वहादत अमल और इजाज़ व इख्तिसार जो है ये इसका बुनियादी तकाजा। अरस्तु जो था ना, अरस्तु उसने कहा था कि ड्रामा जो है वो इतना लंबा होना चाहिए कि इट शुड एंड विद इन द सेम सर्किट ऑफ द डे। कि मतलब कहानी जो है वो एक ही दिन में खत्म हो जाए। ये अरस्तु की अंडरस्टैंडिंग थी। बट लेटर ऑन जो है वो एक्सपैंड होती कि, और आप एक ड्रामे में आपको आपको वो पूरी एक नस्ल की कहानी भी बता रहे होते हैं। प्लॉट की तरतीब बताएं, प्लॉट में क्या होता है? हम्म, जल्दी से बताएं बच्चे, 4 मिनट सर रह गए इसमें हैं। सबसे पहले आवाज होता है, फिर इर्तिका, फिर नुक्ता रूज, तनजुल और फिर इख्तिसार। वेरी गुड।
ठीक हो गया। और उसके बाद फिर मुतशाबिहात हैं। मुतशाबिहात से मुराद यानी कि ज़ुमानी अल्फाज, ऐसे अल्फाज जिनकी इमला तो एक होती है, यानी जिनके स्पेलिंग्स तो एक जैसे होते हैं, लेकिन मानी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। मजीद ये कि बाज़ ऐसे अल्फाज भी होते हैं कि जिनकी इमला एक है, लेकिन उनके एराब और मानी जो है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, जैसे कान, कान का लफ्ज़। ठीक है, अब जो कान का लफ्ज़ है बेटा, ये कान से मुराद जो है वो जिस्म का एक उज़्व भी है, और कान जो है वो एक ऐसी जगह जहां से मादनी ज़खायर वगैरह निकलते हैं, उसको भी कान कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल पर, पर जो है ये परिंदे का एक हिस्सा भी होता है, और पर जो है ये एक वो भी है। ठीक है, एक हरफ इजाफत भी है, हरफ जर है सॉरी, जैसे मैं घर पर नहीं हूँ। राइट। अच्छा, फिर इसके अलावा हम सौत यानी हम आवाज़ अल्फाज भी होते हैं, जिनको आप लोग होमोफोन्स बोलते हैं इंग्लिश में। ऐसे अल्फाज जिनकी ज़ाहिरी शक्ल मिलती हो, लेकिन वो इमला, मानी और एराब में मुख्तलिफ हों, ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं। ठीक है, मुतशाबे के आपस में उनकी मुशाबत होती है। जिस तरह असर और असर, अब ये लिखने में भी अलग है और मानी में भी अलग है। इसी तरीके से अमारत, ये अमारत जो है ये बादशाहत को कहते हैं, और ये अमारत जो है ये बिल्डिंग को कहते हैं। पर और पर, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी। कल्ब और कल्ब, कल्ब दिल को बोलते हैं, और ये वाला कल्ब जो है ये कुत्ते को बोलते हैं। कल्ब, ये क्लब नहीं है, कल्ब। ठीक है, कल्ब जो है वो अरबी जुबान में कुत्ते को बोलते हैं। राइट। तो इस तरीके के जो अल्फाज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो मुतशाबे अल्फाज कहलाते हैं, मुतशाबिहात इनको कहा जाता है। नहीं, जुमानी अल्फाज और होते हैं। जुमानी अल्फाज जो है ना, जो मैंने आपको कान कान का लफ्ज इस्तेमाल बताया, वो जुमानी है। यानी इमला बिल्कुल एक जैसी है, मीनिंग अलग है, तो वो जुमानी कहलाते हैं। ये वो होते हैं कि जिसमें आवाज एक जैसी होती है, लेकिन इमला में, मानी में और एराब में वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है। ठीक है, जिस तरह अलम और अलम, अलम झंडे को भी बोलते हैं, ये वाला जो अलम होता है, और इस अलम का मतलब होता है दुख। तो अब ये मुतशाबिहात हैं। ऑलराइट, okay, so that would be all for today. We will be back again tomorrow, and tomorrow we will be looking at the next chapter. All right. Yes. Oh, Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज सर।